हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के श्रृंखला में आज क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि अर्थ के इंटरनल अर्थात अंदरूनी हिस्सों में क्या है, यह किससे बनी है, और साथ ही पृथ्वी के विभिन्न खनिजों और चट्टानों एवं परतों के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है वो एक तो अपने एक्सिस पर ही घूमती रहती है, इसके अलावा सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पर्पटी कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है पृथ्वी का, जो ये वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्पटी कहते हैं या फिर भूपर्पटी कहा जाता है। और यह सबसे पतली परत होती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? पर्पटी होती है, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चित्र में जो महाद्वीपीय पर्पटी है उसका विस्तार जो है 35 किलोमीटर है, जबकि अगर समुद्री यानी महासागरीय पर्पटी को देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसका विस्तार केवल 5 किलोमीटर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो महासागरीय पर्पटी का विस्तार कम है, केवल 5 किलोमीटर तक ही है। आगे लिखा है महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी सी का अर्थ है सिलिका, एल का अर्थ है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सियाल का अर्थ है यहाँ पे, सियाल जो है यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। ये सी से अर्थ है सिलिका और आल का अर्थ है एल्यूमिनियम या एल्यूमिना। उसके बाद लिखा है महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। इसे सीमय, सी से अर्थ है सिलिका और मै से अर्थ है मैग्नीशियम कहा जाता है। इस पूरे पैरा को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी है, अगर उसके हम आंतरिक हिस्सों की बात करें तो सबसे पहले जो ऊपरी परत है उसे पर्पटी कहते हैं, बीच वाले पार्ट को या मध्य पार्ट को मेंटल, और जो सबसे अंदर है उसे जो है क्रोट कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसके और यहाँ पे पार्ट हैं कि इनर मेंटल और इनर आउटर मेंटल, इसके अलावा इनर क्रोट और आउटर क्रोट, लेकिन उन सबको हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे केवल मोटा मोटा समझ लेते हैं कि पर्पटी क्या है। वह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। पर्पटी के नीचे वाले हिस्से को मेंटल कहते हैं और मेंटल के जो नीचे सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसे क्रोट कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात भूवैज्ञानिक स्वेज महोदय ने 1908 में जो पृथ्वी के पार्ट हैं, आंतरिक पार्ट हैं, उनको जो है डिफाइन किया सियाल, सीमा और निफे में। तो जो सियाल था उसको सिलिका और एल्यूमिना में डिवाइड किया गया। इसके अलावा जो सीमा है, सीमे को सिलिका और मैग्नीशियम में डिवाइड किया गया। निफे को निकिल और फेरस में डिवाइड किया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे है? डीपेस्ट खान कहाँ पे है? वो दक्षिण अफ्रीका में है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ठीक है, तो विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो अफ्रीका में स्थित है। उसकी जो गहराई है वो कितनी है? 4 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक 6 किलोमीटर तक नीचे तक खुदाई की जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर
गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है जो बिल्कुल असंभव है, तो पृथ्वी के केंद्र तक अगर हमें पहुँचना है तो कितने किलोमीटर तक गहराई तक खोदना होगा, तो उसके लिए हमें 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, जो कि असंभव प्रतीत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है और 84% मेंटल और 15% हिस्सा जो है वो क्या है, वो क्रोड है। तो जो पृथ्वी है उसका आयतन का केवल 1% हिस्सा क्या है, ये जो हिस्सा है ये पर्पटी है और ये लगभग 1% ही है पूरी पृथ्वी का। सेकंड, जो मेंटल है वो कितना है, मेंटल जो है वो 84 है, 84% है, 84% है। जबकि जो बीच में है क्रोड वो पूरी पृथ्वी का 15% है। ओके, तो पर्पटी 1% है, मेंटल 84% और क्रोड 15% है। आगे यहाँ पे शैल एवं खनिज के बारे में दिया गया है। तो शैल क्या है, पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी होती है। ठीक है, तो जो अर्थ का जो सबसे ऊपर जो क्रस्ट है वो अनेक प्रकार के शैलों से बना होता है। अभी सवाल आता है कि शैल क्या है, तो पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, जो भी प्राकृतिक पिंड होते हैं, चट्टानें होती हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उन्हीं से मिलके जो है भूपर्पटी का निर्माण हुआ है और उन्हें ही हम शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग या आकार के एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के देखे जाते हैं। पहला है इग्नियस शैल, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री शैल, जिसे अवसादी चट्टानें कहा जाता है या अवसादी शैल कहते हैं। और तीसरा है मेटामॉर्फिक शैल, जिसे कायांतरित शैल कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के शैल होते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उससे निकलने वाला जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी की सतह पर आके गिरता है, वहीं पे ठंडा होके वो क्या होता है, ठोस बन जाता है और यही शैल जो है क्या कहलाती हैं, आग्नेय शैल कहलाती हैं। ठीक है, और आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। जो प्राइमरी शैल होती है, प्राथमिक शैल होती हैं, वो आग्नेय शैल ही होती हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। तो अभी तक हमने शैल के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार को पढ़ा। तो शैल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था, आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा कायांतरित शैल। ठीक है, तो जो पहला था आग्नेय शैल वो किससे बनता है, वो द्रवित मैग्मा से बनता है और जो ऐसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं आग्नेय चट्टानों को या आग्नेय जो शैल होती हैं। और इनके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। तो उसी को आगे डिटेल में बताया गया है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से लावा निकलता है, द्रवित मैग्मा निकलता है। तो अगर देखा जाए तो लाल रंग का जो आग की तरह होता है, अग्नि की तरह, वो क्या होता है, वो द्रवित मैग्मा होता है, जो कि द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और पर्पटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, तो जो मान लीजिए ज्वालामुखी है, इसका यहाँ पे विस्फोट होता है, उद्गार होता है, उसके पश्चात यहाँ पे क्या, आग की तरह लाल द्रवित जो है मैग्मा निकलता है और यही मैग्मा लावा होता है। ठीक है, और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी के साथ आने के बाद तेजी से यहाँ पे क्या होता है, ठंडा होने लगता है और ठंडा होने के साथ साथ ही वो जमता जाता है। ठीक है, जम के वो कठोर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब पृथ्वी के अंदर से आने के बाद बाहर यहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठंडा होकर शैल का निर्माण करता है तो ये प्राइमरी शैल या आग्नेय शैल होती हैं। चूँकि ये पृथ्वी के बाहर आके जो है बन रहा है, इसीलिए इसे बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, जो बाहर आके बने
वो बहिर्वेदी आग्नेय शैल होता है। उसके बाद लिखा है इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक है। तो जो बेसाल्ट एक एग्जाम्पल है बहिर्वेदी आग्नेय शैल का। लिखा है आगे कि दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। तो जो भारत का दक्कन का पठार है वो किन शैलों से बना है? तो वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है, जो कि महीन दानेदार उसके कण होते हैं। आगे लिखा है द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बाहर मैग्मा के बाहर जो है इकट्ठा होता है, वहाँ पे वो जमता है तो वो बहिर्वेदी हो जाता है। लेकिन अगर वही मैग्मा वहीं अंदर ही पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी के अंदर ही अगर वो वहाँ पे जम जाता है ठंडा होकर, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतर्वेदी, यानी अंदर ही जमने वाला, अंदर ही ठंडा होकर उसका निर्माण हो गया है, तो वो उसे कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैल ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है, ठीक है। तो जो बाहर यानी बहिर्वेदी आग्नेय शैल होती हैं उसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? उसका एग्जाम्पल था बेसाल्ट। और अगर वो पृथ्वी के अंदर ही यानी ज्वालामुखी के अंदर ही अगर उसका निर्माण हो जा रहा है तो वो अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहलाती हैं। और उसका एग्जाम्पल जो है क्या है? ग्रेनाइट है। उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। आगे लिखा है कि शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो वही जब शैल जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, वो आपस में टकरा कर या लुढ़क कर, चटक कर जब छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? वो अवसाद कहलाती हैं। हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। तो अवसादी शैलों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जो आग्नेय चट्टानें थीं, ठीक है, उनके दो भाग थे, दो प्रकार थे, कौन कौन से? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। चूँकि यहाँ पे बताया गया है कि जो शैल होती हैं आग्नेय शैल जो है उन्हीं से जो है अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो वो कैसे होता है? जो आग्नेय शैलें होती हैं वो जब आपस में टकरा के टूटती हैं या चटक जाती हैं तो उन्हीं से जो है छोटे छोटे उनके कण बनते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। और वही टुकड़े जो है हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच के क्या करते हैं? जम जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं। वहाँ पे जो है धीरे धीरे उनकी लेयर का निर्माण होता जाता है। तो इस प्रकार से और ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर शैल की परत बनाते हैं, ठीक है। तो उन पे जो है दबाव पड़ता है और ये कठोर होकर जो है आगे चल के किस शैल का निर्माण करते हैं? अवसाद शैल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अवसादी शैल होते हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि जो आग्नेय शैल थी, आग्नेय शैल उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं किसके? पौधों के, जानवरों के या अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जो उस शैलों में जो है पहले निवास कर चुके हों। उसके पश्चात आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो आग्नेय शैल हैं या फिर जो अवसादी शैल हैं उन पर जब उच्च ताप एवं उच्च दाब पड़ता है तो वही अवसादी एवं आग्नेय शैलें जो हैं कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो अवसादी शैल एवं कायांतरित शैल का जो निर्माण होता है वो आग्नेय शैल से ही होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चिकनी मिट्टी, देखिए ये किसका एग्जाम्पल है? ये अवसादी शैल का एग्जाम्पल है। और यही जो है चूना पत्थर संगमरमर में जो है कन्वर्ट होता है। तो ये जो पत्थर है संगमरमर का वो कायांतरित शैल का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसमें जो है
कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल को बताया गया है। तो जब कायांतरित शैल होती हैं उनका पुनः जो है अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे जीवाश्म बताया गया है। जीवाश्म क्या है? तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को ही जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म क्या है? शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के जो अवशेष पाए जाते हैं उन्हें ही हम लोग जो है जीवाश्म कहते हैं। यहाँ पे इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जो रॉक थी उनके बारे में बताया गया है। इनका जो अर्थ है, लैटिन शब्द क्या है उसके बारे में। तो इग्नियस जो है लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री का अर्थ होता है स्थिर और मेटामॉर्फिक का ग्रीक शब्द है जो कि इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो स्मारक स्थल दिखाए गए हैं वो सभी जो है इन्हीं सब शैलों से ही बने हुए हैं। तो आगे यहाँ पे किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जो आग्नेय शैल होती हैं उन्हीं से अवसादी शैल का निर्माण होता है, जो अवसादी शैल होती है उन्हीं से कायांतरित शैल का निर्माण होता है, और जो कायांतरित शैल होती हैं उन्हीं से जो है अवसादी शैल में निर्माण होता है या फिर पुनः जो है वह आग्नेय शैल का निर्माण में सहायता करती हैं। तो पूरी को यहाँ पे एक चक्र में शैल चक्र के थ्रू समझाया गया है। तो पहले इन्हें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद इनको समझेंगे। लिखा है कि एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो एक शैल से दूसरी शैल का जब निर्माण होता है तो ये किन किन परिवर्तनों के थ्रू एक सर्किल में जो है क्रम चलता रहता है, उन्हीं के द्वारा जो है शैलों का निर्माण होता जाता है। तो इसे ही शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। तो जो द्रवित मैग्मा होता है वही ठंडा होकर आग्नेय शैल का निर्माण करता है। ऊपर बताया था मैंने अभी, ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। तो वही जो आग्नेय शैल होती हैं जो कि पृथ्वी के नीचे से मैग्मा के रूप में निकलती हैं बाहर, और बाहर आके वो ठंडी होकर आग्नेय शैल का निर्माण करती हैं, वही जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं और फिर आपस में टकरा के टूट जाती हैं या फिर जो है उष्मा के कारण चटक जाती हैं और फिर टूटती हैं, तो वही जो है टूटने के पश्चात छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होती हैं। उसी से जो है अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैल का निर्माण हो जाने के पश्चात अगर उन्हीं शैलों को यानी आग्नेय शैलों को या फिर अवसादी शैलों को उच्च ताप या दाब की अवस्था अगर मिल जाती है तो वहीं पे जो है कायांतरित शैल का निर्माण हो जाता है। तो आग्नेय शैल और अवसादी शैल, हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। कायांतरित शैल का निर्माण होने में अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है। तो जो कायांतरित शैलें होती हैं उन्हें अगर उच्च ताप दिया जाए, उच्च दाब दिया जाए तो वो पुनः जो है पिघल जाती हैं और पुनः द्रवित मैग्मा के रूप में परिवर्तित होती हैं। तो वही द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर जो है आग्नेय शैल का निर्माण कर सकता है। तो अगर वही द्रवित मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है तो आग्नेय शैल का निर्माण करता है। तो शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम इत्यादि हो गए। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, इन सभी का यूज जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग इस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो परपटी है वो पृथ्वी का जो बाह्य हिस्सा होता है वो होता है, और ये पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत होता है? 1% होता है। उसके पश्चात मेंटल है और लास्ट में जो है कोर है। तो मेंटल कितने प्रतिशत होता है? वो लगभग 84% होता है, और बाकी का जो बचा हुआ कोर है वो 15% होता है। ठीक, जो हमारा बाहर का हिस्सा है, यहाँ पे देखिए, जो महाद्वीपीय संधाती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम में उसमें खनिज पाए जाते हैं, जिन्हें जो है शॉर्ट में लोग सियाल कहते हैं। उसके बाद जो है जो मेंटल है उसमें सीमे और कोर में क्या पाया जाता है? निफे पाया जाता है। तो सियाल में जो है सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। उसके बाद सीमे में सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में जो है क्या पाया जाता है? निफे यानी निकल और फेरस पाया जाता है। शैलों को हमने पढ़ा। शैल क्या है? पृथ्वी के
परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों को प्राकृतिक रूप से जो पिंड होते हैं उनको हम लोग शैल कहते हैं। और शैल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल वे होती हैं जो पृथ्वी से बाहर आती हैं मैग्मा के रूप में और बाहर जो है ठंडी होती हैं, वहीं पे जो है शैल का निर्माण होता है उन्हीं से, तो वे होती हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शैल से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। जब आग्नेय शैल आपस में टूटती हैं और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर जो है वे अवसादी शैलों का निर्माण करती हैं। अवसादी शैल और आग्नेय शैल को अगर उच्च ताप और दाब मिलता है तो यही दोनों शैलें डायरेक्ट जो है कायांतरित शैल में परिवर्तित होती हैं। और जब कायांतरित शैल को उच्च ताप मिल जाता है तो वह पुनः जो है द्रवित मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और उसके बाद पुनः जो है आग्नेय चट्टान में परिवर्तित होती हैं। तो ये जो सर्किल है वो चलता रहता है। यहाँ पे देखिए शैल चक्र को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो मैग्मा होता है वो द्रवित अवस्था में होता है और यही लावा होता है। जब बाहर निकलता है तो पृथ्वी पे आके जम जाता है। जो भूपरपट्टी होती है उस पर आके जमता है, इस शैल के रूप में जम जाता है, इसे आग्नेय शैल कहते हैं। उसके पश्चात जो है आग्नेय शैल आपस में टूटती हैं, उन्हीं से जो है अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैल को जब उच्च ताप और दाब या फिर आग्नेय शैल को जब उच्च ताप और दाब मिलता है तो डायरेक्ट जो है कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो कायांतरित शैलें होती हैं वह जो है उच्च ताप की अवस्था में जो है पुनः मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे ही अवसादी शैल भी डायरेक्ट जो है मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। यहाँ पे जो है कायांतरित शैलों को अगर जो है उनके अवसादों में टूट जाती हैं अगर वह और उनके जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वे पुनः जो है अवसादी शैलों के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। तो यही क्रम जो है चलता रहता है, इसी के थ्रू जो है शैलों का निर्माण होता रहता है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या कहलाते हैं? तो द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय शैल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? सबसे भीतरी परत को क्रोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना पेट्रोलियम नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो सोना पेट्रोलियम और कोयला खनिज के एग्जाम्पल हैं। शैल जिनमें जीवाश्म होते हैं, तो शैल ऐसे कौन से शैल हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो वे हैं अवसादी शैल जिसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? परपटी जो है सबसे पतली परत है क्योंकि वो पूरी पृथ्वी का केवल 1% ही उसका भाग है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए। एनसीईआरटी की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।